Hello everyone. Today we are going to discuss about Meniere's disease. So disease start करने से पहले ईयर की एनाटॉमी हम थोड़ी समझ लेते हैं. मैंने यहाँ पे ईयर बनाने की कोशिश की है. आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पिन्ना. पिन्ना से अटैच्ड एक कैनाल होती है जिसको हम ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं. दिस ग्रीन स्ट्रक्चर सर्कुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम. इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हमारी बोन्स अटैच होती हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम मिस बोलते हैं. यहाँ पे 3 बोन अटैच होती हैं. सबसे पहले जो ईयर ड्रम से जो बोन अटैच होती है उसको हम बोलते हैं मैलस, देन इंकस, देन स्टेपीज. स्टेपीज जो होती है हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है. ईयर में हमारी टोटल कितनी बोन होती है? 3 बोन होती है, मैलस, इंकस, स्टेपीज. और ये स्टेपीज किससे अटैच होती है? हमारी वेस्टिब्यूल से अटैच होती है. वेस्टिब्यूल और वेस्टिब्यूल आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉक्लिया में. और ऊपर की तरफ ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सेमी सर्कुलर कैनाल में. इस स्ट्रक्चर के अंदर एक काइंड ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम एंडोलिम्फ बोलते हैं. और यहीं से हमारी जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो पास ऑन होती है ब्रेन तक. यहाँ से वेस्टिब्यूल से निकलती है और कॉक्लिया से निकलती है जो कि एर्थ क्रेनियल नर्व होती है जिसको हम वेस्टिबुलो कॉक्लियल नर्व भी बोलते हैं. जब यहाँ से ईयर से साउंड ट्रेवल होता है तो इस जो ईयर ड्रम है उस पर स्ट्राइक करता है जिसकी वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन होता है. ये वाइब्रेशन आगे पास ऑन होता है हमारे बोन्स में और बोन से पास ऑन होता है हमारे फ्लूइड में जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम एंडोलिम्फ बोलते हैं. और उस वाइब्रेशन को कैच करने का काम हमारी नर्व्स करती हैं और नर्व्स कैच करके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती हैं. तो सोचिए कितना क्विक रिस्पॉन्स होता है कि हमने कुछ बोला, दूसरे इंसान ने उसको परसीव किया और तुरंत हम उसको इंटरप्रिटेट भी कर लेते हैं. ब्रेन हमारा कितनी क्विकली काम करता है. और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली किसके बारे में? ईयर डिसऑर्डर के बारे में जिसमें एंडोलिम्फ बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है. ये इस जगह पे हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? एंडोलिम्फ का फॉर्मेशन होता है. बात करते हैं मेनियस डिजीज की. तो मेनियस डिजीज में क्या होता है? जो यहाँ पे एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है. या तो अमाउंट में यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में वो प्रोड्यूस हो जाए या फिर इस एंडोलिम्फ का एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो जाए. तो दोनों ही कंडीशन में फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मेनियस डिजीज में. स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर. मेनियस डिजीज. मेनियस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स भी बोलते हैं. इसका दूसरा नाम है एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स. ये बेसिकली एक तरह से सिंड्रोम होता है. सिंड्रोम मीन्स यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. एक से अधिक अगर सिम्टम्स पेशेंट की बॉडी में परसिस्ट करता है किसी पर्टिकुलर डिजीज की वजह से तो उसे हम सिंड्रोम बोलते हैं. जिसमें थ्री टाइप के सिंड्रोम आते हैं. पहला है वर्टिगो, फिर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, देन टिनिटस. 3 तरह के यहाँ पे कैसे आएंगे? 3 टाइप्स के सिम्टम्स परसिस्ट होंगे. वर्टिगो मतलब चक्कर आएगा पेशेंट को बहुत सीवियर. सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, यहाँ पे पेशेंट को सुनाई नहीं देगा, पेशेंट बहरा हो सकता है यहाँ पे. और टिनिटस जैसे कंडीशन, रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर भी परसिस्ट करेगा पेशेंट में. वर्टिगो जो होता है मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या मैनिफेस्टेशन होता है किसका? मेनियस डिजीज का. और किसकी वजह से हो सकता है? बेसिकली देखिए मैंने मेंशन किया कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड. एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड जो मैंने एंडोलिम्फ की वजह से जो फ्लूइड एक्सेस अमाउंट पे कलेक्ट हो जा रहा है उसकी वजह से हो रहा है कॉक्लिया और वेस्टिबुलर ऑर्गन में. तो इन टोटल क्या है? मेनियस डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एंडोलिम्फ का प्रोडक्शन या फिर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है या प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है. किसमें ज्यादा हो रहा है? कॉक्लिया और वेस्टिबुलर ऑर्गन में. जिसकी वजह से ट्रायड सिम्टम्स देखने को मिल रहा है या फिर आप कह सकते हो एक सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसमें वर्टिगो, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस और टिनिटस जैसी कंडीशन अराइज होती है पेशेंट में. नेक्स्ट इटियोलॉजी. इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इटियोलॉजी जो है इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं है. मतलब अगर आप एग्जैक्ट कॉज ढूंढना चाहेंगे जैसे टाइफाइड का एग्जैक्ट कॉज हमारा साल्मोनेला टाइफी है, लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे इस डिजीज कंडीशन में यहाँ कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं कि इसकी वजह से ही होगा. यहाँ अननोन कॉज है, कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है. लेकिन हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. अगर हमारे कॉक्लिया में इन्फेक्शन हो जाएगा, वो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सिवियर हो गया और सिवियरिटी की वजह से वहां पस फॉर्मेशन हो गया या फिर एक्जुगेट का फॉर्मेशन हो गया, तो वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में फ्लूइड के वॉल्यूम में
इंक्रीमेंट करेगा, जिसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और मीनियस डिजीज जैसी कंडीशन आ सकती है। देन एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप, जिसको इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे अगर एक थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे जो एंडोलिम्फ है उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, किसी भी कारण की वजह से एक्सेस अमाउंट में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। इधर वो हो सकता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है या अंडरलाइन डिजीज कंडीशन की वजह से हो रहा है। बट यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, सॉरी जो हमारा एंडोलिम्फ है उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और वो ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट हो जाएगा हमारी कॉक्लिया या वेस्टिबुलर ऑर्गन में। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून या वायरल इटियोलॉजी हो सकती है, वायरल या फिर इन्फेक्शियस इटियोलॉजी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऑटो इम्यून में क्या हो जाएगा कि हमारी बॉडी हमारे जो हमारे नॉर्मल हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट वर्क करने लगता है। ऑटो इम्यून से आप लोग अभी तक तो वाकिफ हो गए होंगे, माइक्रो में ऑलरेडी मैंने बताया ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। तो ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से भी ये हो सकता है, किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। देन हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर ये ऑटो इम्यून की वजह से हुआ है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। देन वेसोस्पाज्म, वेसोस्पाज्म का मतलब होता है कि जो वेसल्स होती हैं उनमें स्पाज्म आ जाना, उनमें सिकुड़न आ जाना। तो अगर किसी वेसल में सिकुड़न आ जाएगी तो यानी ब्लड सप्लाई वहां पे कम हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई यानी वहां पे ब्लड नहीं पहुंचेगा इजिली, और ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वहां पे आप कह सकते हो जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है एंडोलिम्फ का, एंडोलिम्फ का प्रोडक्शन तो हो रहा है, प्रोडक्शन के बाद वो एंडोलिम्फ कहीं तो डीजेनरेट होगा तो वो ब्लड में वापस मिक्स होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन वहां पे क्योंकि ब्लड सप्लाई वेसोस्पाज्म की कंडीशन अगर जनरेट हो जा रही है तो ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से जितना एडिक्वेट रीएब्जॉर्प्शन होना चाहिए उतना रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से भी ड्यू टू रिड्यूस रीएब्जॉर्प्शन की वजह से भी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, सॉरी एंडोलिम्फ का जो वॉल्यूम है वो एक्सेस अमाउंट में रहेगा। ओके। देन एज, एज भी एक मतलब एज को हम सेनाइल फैक्टर भी बोलते हैं, एज की वजह से भी हो सकता है ये रिस्क। एज एग्जैक्टली इटियोलॉजी नहीं है, इसको हम इटियोलॉजी कम रिस्क फैक्टर ज्यादा बोल सकते हैं क्योंकि एज एन रिस्क काम करेगा, रिस्क फैक्टर की तरह काम करेगा। सभी एज ग्रुप में नहीं हो सकता है, ये अबव 30 जो एज ग्रुप है उसमें हो सकता है, जरूरी नहीं है बट हो भी सकता है। नेक्स्ट क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल हमारा फैक्टर है जितना मैंने आपको इटियोलॉजी पढ़ाई है, तो जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन होगा एंडोलिम्फ का, एंडोलिम्फ का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में एंडोलिम्फ क्या हो रहा है ईयर में एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से इनर ईयर में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। इंक्रीज प्रेशर की वजह से दो बार ये टाइप हो गए, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से मेम्ब्रेन जो वहां की है वो रप्चर हो जाएगी, जिसकी वजह से परमानेंट लॉस हो जाएगा ऑडिटरी और वेस्टिबुलर फंक्शन का, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, यानी पेशेंट को इरिवर्सिबल डेफनेस की कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है। ओके, यानी क्या हुआ, सबसे पहले टियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक्सेस अमाउंट में होने लगा, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली ईयर में, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन जो वहां की मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएंगे, और रप्चर की वजह से अब मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो वहां पे वाइब्रेशन, जो मैंने आपको फिजियोलॉजी बताई थी कि वाइब्रेशन के थ्रू जो हमारी नर्व्स है वो आगे कैरी कर रही है इम्पल्सेस को, अब वहां की मेम्ब्रेन ही रप्चर हो गई तो इम्पल्सेस कैरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है पेशेंट को। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, तो पीरियोडिक एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो और डिजीनेस। पेशेंट को पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब एक टाइम इंटरवल पे, एक सर्टेन टाइम पे पेशेंट को चक्कर आ सकता है, बहुत सीवियर वाला डिजीनेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट में अगर ट्रायड सिम्टम्स मैंने बताया है तो वो वर्टिगो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, नो हमेशा नहीं प्रेजेंट रहेगा, एक एपिसोड या एपिसोडिक या टाइम इंटरवल पे वो वर्टिगो जनरेट होगा या परसिस्ट करेगा पेशेंट की बॉडी में। देन टिनेटस, टिनेटस मतलब रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर, पेशेंट को जैसे लगता है कान में कुछ ऐसा रिंगिंग टाइप का सुनाई देगा, बेल बेल जैसे रिंग करती है वैसे रिंगिंग सेंसेशन पेशेंट को फील होगा, एक्चुअली में नहीं होगा बट पेशेंट को फील होगा। देन हेयरिंग लॉस हो सकता है, जैसे हमने देखा कौन सा हेयरिंग लॉस होगा यहाँ पे, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा पेशेंट में। एंड देन नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है ड्यू टू वेगल स्टिमुलेशन, वेगल स्टिमुलेट, वेगस जो नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, उसकी वजह से गैस्ट्रिक अपसेट देखने को मिलेगा, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है। फिर पेशेंट डिसओरिएंटेड हो सकता है, पेशेंट इरिटेटेड हो सकता है। डिसओरिएंटेड क्यों होगा, पेशेंट को नहीं पता होगा, इतना ज्यादा सिवियर पेन होगा कि पेशेंट
काम नहीं रह पाएगा, उसको नहीं पता रहेगा कि वो कहाँ पे है इस वक्त, कौन सा समय चल रहा है, दिन है रात है, वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। ईयर में जो पेन होता है बहुत सिवियर पेन होता है, तो पेशेंट उस वजह से यहाँ पे डिसोरिएंटेड हो जाएगा। इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो भी यहाँ पे पेशेंट डिसोरिएंटेड हो जाएगा। ड्यू टू एक्सेसिव पेन, सिवियर पेन की वजह से यहाँ पे होगा, पेशेंट डिसोरिएंटेड होगा। ओके, बीपी ड्रॉप हो सकती है, किसकी वजह से? वेगल स्टिमुलेशन की वजह से बीपी ड्रॉप हो रही है यहाँ पे। देन निस्टैग्मस, निस्टैग्मस का मतलब होता है कि रैपिड आई मूवमेंट। यहाँ पे जो पेशेंट होगा वो अपनी रैपिड आई मूवमेंट करेगा, जो आई बॉल है उसको मूव करेगा, साइड टू साइड मूवमेंट कर, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, ये सारे मूवमेंट पेशेंट शो करेगा। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम 3 टाइप्स के मैनेजमेंट पढ़ेंगे। एक तो नॉन फार्मा मैनेजमेंट पढ़ेंगे, देन मेडिकल मैनेजमेंट, देन सर्जिकल मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। नॉन फार्मा मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पेशेंट को क्या बोलेंगे? लेबरिंथ एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को एडवाइस करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? बेसिकली हेड मूवमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। हेड मूवमेंट होता है, इसमें सबसे पहले पेशेंट का फेस फ्रंट में हम रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। देन हम या तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे या तो राइट की तरफ, दोनों में से किसी भी साइड में हम पहले 45 डिग्री पे मूव करेंगे। 30 टू 60 सेकेंड के लिए हम वहां मूवमेंट स्टॉप करेंगे। देन हम फ्रंट पे आएंगे, देन अपोजिट साइड में हम 45 डिग्री एंगल पे मूव करेंगे। ऐसे ही हमें एटलीस्ट 5 मिनट तक हमें परफॉर्म करना है। क्यों परफॉर्म करना है? ये मूवमेंट क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आपको पता है जो एंडोलिम्फ होता है उसमें सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है, और सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है, और एंडोलिम्फ में जो फ्लूइड है हमारा, अगर लंबे समय तक एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वहां पे क्रिस्टल फॉर्मेशन होने लगेगा। क्रिस्टल का जो हमारी सोडियम है उसका क्रिस्टल बनने लगेगा, जिसकी वजह से अदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से रिमूवल में प्रॉब्लम हो सकती है। फ्लूइड को तो हम रिमूव कर सकते हैं, बट क्रिस्टल को रिमूव हम नहीं कर सकते मेडिकल मैनेजमेंट से, हमें सर्जिकल ही परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए फ्लूइड एक जगह पे इकट्ठा ना रहे, फ्लूइड का मूवमेंट होते रहे, इसलिए हम ऐसे पेशेंट को क्या बोलेंगे? हेड मूवमेंट के लिए बोलेंगे। देन हम अवॉइड करेंगे, अवॉइडेंस ऑफ कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल, इन सारी चीजों को अवॉइड करने को पेशेंट को बोलेंगे, क्योंकि ये सब क्या होते हैं? स्टिमुलेंट होते हैं। बेसिकली एंडोलिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, इसलिए ऐसी चीजों को बंद करने के लिए बोलेंगे। इवन दो टी भी नहीं बोलेंगे पेशेंट को लेने के लिए। देन मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है? हमें क्या प्रिस्क्राइब करना है? नियासिन देना है, जिसको विटामिन बी भी बोलते हैं। ये वेसोडाइलेटरी इफेक्ट शो करेगा, वेसल्स को डायलेट करेगा, ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, फ्लूइड जितना जितना ब्लड फ्लो होगा उतना ही रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, इसलिए वेसोडाइलेटरी इफेक्ट के लिए हम नियासिन देते हैं। देन सेडेटिव देते हैं, क्योंकि पेशेंट डिसओरिएंटेड है, सिवियर पेन हो रहा है, इसलिए हम सेडेटिव देंगे ताकि पेशेंट काम फील करें, वर्टिगो कंट्रोल हो, नोजिया वॉमिटिंग उसका कंट्रोल हो जाए। डायूरेटिक ड्रग ऑफ चॉइस होगी। ड्रग ऑफ चॉइस डायूरेटिक क्यों है? क्योंकि फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और हमें फ्लूइड को बाहर निकालना है, इसलिए डायूरेटिक हमारी क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लेब्रेंथेक्टोमी करेंगे, जिसमें हमें न्यूरो एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं ईयर में, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल्स को हम रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन अराइज होगा, परमानेंट हियरिंग लॉस। यहाँ पे पेशेंट परमानेंटली डेफ हो जाएगा, और क्योंकि परमानेंटली पेशेंट यहाँ पे डेफ हो जाएगा तो डेली लाइफ एक्टिविटी अपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उससे कोप अप करने के लिए पेशेंट को हम जो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन होता है, साइन लैंग्वेज होती है, उसके बारे में हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे। ओके, इसमें एक मेन क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसे पेशेंट को हमेशा हमें डाइटरी मैनेजमेंट में लो सोडियम डाइट देना है, सोडियम हमको कम देना है। जितना कम सोडियम होगा उतना ही कम फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा। सो ये पूरा था हमारा मेनियस डिजीज के बारे में।